नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज की चर्चा जानवरों से शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अक्सर कई बार देखा है और बड़े लोगों की शिकायतें सुनी है कि कई बार लोग जिन्होंने कुत्ते पाले होते हैं वो कुत्तों को लेकर जब पार्कों के अंदर जाते हैं तो वहां पर बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ले जाने नहीं दिया जाता है। मैं यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार मानव अधिकार है उसी ही प्रकार उन पालतू कुत्तों का भी अधिकार है और स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनका भी अधिकार बरकरार है। आप किसी भी कुत्ते को, पालतू कुत्ते को पार्क में ले जाने से नहीं रोक सकते, यह कानून है। और इसके ऊपर आज मैं सिर्फ सूक्ष्म में जानकारी दे रहा हूं, कल मैं उसकी लेटर की कॉपी आज हालांकि आप स्क्रीन पर देखेंगे मैं लगा रहा हूं, लेकिन विस्तार से चर्चा करेंगे कल इस विषय के ऊपर। और आरटीआई भी लगाई, आरटीआई के अनुसार भी दिल्ली के बारे में आरटीआई लगाई, लेकिन संपूर्ण भारत के अंदर प्रत्येक पार्क के अंदर कुत्तों का प्रवेश या कुत्तों को प्रवेश का अधिकार है। हाँ, उसमें कुछ चीजों का जो कुत्तों के मालिक हैं उन्हें ध्यान रखना होगा कि जो उनका पट्टा है वो 6 फीट से लंबा नहीं होना चाहिए। और अगर कुत्ता गंदा करता है अर्थात पॉटी कर देता है पार्क में तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी जो कुत्ते का मालिक है उसकी होती है। लेकिन होता क्या, कई बार जो लोग होते हैं अनजाने या तो लड़ बैठते हैं या मना करते हैं। अब क्योंकि इसमें यह मसला आता है, कुत्ते भी कई बार मानसिक तनाव से गुजर जाते हैं, उनको भी मानसिक अवसाद के दौर से गुजरना पड़ जाता है, क्योंकि आज के समय में जगह बहुत सीमित हो गई है। लोग फ्लोर्स में रह रहे हैं, कुत्तों को घुमाने के लिए जगह नहीं बची है और कुत्ते परेशान रहने लगते हैं। इसी प्रकार, और यह कानून आज का नहीं है, कई सालों में इस कानून को, मैं समझता हूं लगभग 4 वर्ष तो हो गए इस कानून को। तो इसलिए कहीं भी कुत्तों का प्रवेश वर्जित नहीं। हमने देखा कई पार्कों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं पार्कों के अंदर, पेड़ों के नीचे बैठेंगे, पूजा तंत्र मंत्र यंत्र, पूजा धूप बत्ती, और फिर किसी समय कहीं गणेश जी की मूर्ति हो गई, पीपल गणेश हो गए, आदि आदि, ये सब चीजें वर्जित है। महिलाओं के पार्क में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, जबकि जाते हैं बहुत सारे लोग। बात अलग है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या जिनके अंदर भी ये पार्क आते हैं वो इस पर कार्रवाई नहीं करते, गौर ही नहीं करते। कार्रवाई तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कई बार कि भाई क्योंकि सुबह शाम लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं पार्कों के अंदर, तो वहां पर एक जो लोकल जो एसोसिएशंस हैं उनसे सरकार बात करेगी, लेकिन जो भी अथॉरिटी है दिल्ली में जैसे एमसीडी या बाकी डीडीए जो भी, उसके अनुसार एक टाइम तो फिक्स किया जा सकता है कि भाई इस दौर में इस घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर लोग ज्यादा भीड़ होती है तो उसके अलावा बाकी किसी समय में अपने पालतू जानवर को ले आए। और आज की तारीख में किसी भी पार्क के बाहर बोर्ड पर किसी ने पुराना नहीं मिटाया, हमने देखा कई जगह, लेकिन नए बोर्ड के ऊपर कहीं पर भी ये नहीं लिखा जाता है कि कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए गौर कीजिएगा इस चीज के ऊपर। जो लेकर जाते हैं वो भी, और जो लोग अपनी तानाशाही कई बार चलाते हैं, अनजाने चलाते हैं और जाने चलाते हैं, दोनों तरीके की हैं। तो ये उन लोगों की जानकारी के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए है कि कृपया करके किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित ना करें। और मैं एक चीज और कर दूं कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भी आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये भी, ये नहीं कि खाली पालतू कुत्तों के लिए। और देखा उन पार्क से अंदर होता क्या कि जिन लोगों के पास पालतू कुत्ते कोई अगर लेकर जाता है तो उसके लिए तो लोग मना कर देते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स वहां पर घुसे होते हैं पार्क में, वो गंदा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती, उनको नहीं रोक पाते, ना रोकते हैं। तो नमस्कार इंडिया आप लोगों से निवेदन करता है कि कृपया करके तरीके से कानूनों को पढ़ें और जानवरों के साथ भी उचित व्यवहार करें, जानवरों के साथ और उनके मालिकों के साथ भी। मैं फिर रिपीट कर दूं, 6 फीट से लंबा उनका पट्टा नहीं होना चाहिए। और अगर कुत्ता पॉटी करता है पार्क के अंदर तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है, जो भी उस कुत्ते को, पालतू कुत्ते को पार्क के अंदर लेकर जाता है। चलिए, हालांकि अब आने वाला समय होगा, गर्मी आएंगी, लोग बहुत कहेंगे पानी रखिए पक्षियों के लिए, आदि आदि, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन की भी थोड़ी सी चर्चा अभी लगे याद कर लेते हैं। आज न्यूज 24 की एक खबर के अनुसार
मैं बाई चांस देख रहा था उस समय, तो उसमें बताया गया कि उन्होंने नरेश टिकैत से बात की, राकेश टिकैत के भाई हैं नरेश टिकैत। और याद करो, जिन्होंने जब 27-28 तारीख को कहा था कि अब लोग ही कहां बचे, आंदोलन समाप्त आदि आदि इस प्रकार की हल्की बात की थी, वो तो राकेश टिकैत के व्यवहार के कारण या जो भी वो रो या जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये आंदोलन पलटा, वरना उन्होंने तो, नरेश टिकैत ने तो एक प्रकार से आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। और अब न्यूज 24 के अनुसार नरेश टिकैत ने फिर एक संकेत दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर सरकार उन 3 कानूनों को टाल दे अगले 3-3.5 साल के लिए, मतलब कुछ इस प्रकार का लब्बो-लुआब है उस खबर का, अर्थात चुनावों तक, ताकि वो कहते हैं ना मरा सांप, हम कल परसों भी वही चर्चा कर रहे थे, कभी दूसरी सरकार निपटे। और नमस्कार इंडिया बारंबार पहले से ये कहता आ रहा है और सभी किसानों से ये प्रश्न बारंबार किया है कि यदि 3 वर्षों के लिए टाल दिया जाए, अर्थात अगले चुनाव तक टाल दिया जाए, तो क्या स्वीकार करेंगे? हालांकि आम आंदोलनकारी किसान तो उस चीज को मना करता, लेकिन नमस्कार इंडिया पहले ही कह चुका है कि पर्दे के पीछे सरकार और किसान नेताओं के बीच में कुछ तो पटकथा लिखी जा रही है। इस आंदोलन को तरीके से सुखाया जा सकता है। तो नरेश टिकैत ने बकौल न्यूज 24 में फिर कह रहा हूं कि नरेश टिकैत ने कहा भाई 3 जो एमएसपी है उसको कानून बना दिया जाए, और 3 कानून जो है जो बने हैं उसको अगर होल्ड पर डाल दिया जाए। हालांकि उसमें 1-2 शर्तें और लगा दी हैं, जिन पर किसान आंदोलन में जिनके ऊपर केसेस दर्ज हुए वो वापस ले लिया जाए, तो आंदोलन वापस लिया जा सकता है या ले जाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ये जोड़ दिया कि इसका अंतिम निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा ही लेगा। गौर कर लें आंदोलनकारी किसान, नमस्कार इंडिया बहुत पहले से ये चीज कह रहा है, ये सुगबुगाहट कहीं ना कहीं है। सरकार अपने रुख पर अड़ियल है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया 3 कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि बात अलग है कि राजस्थान में आज राकेश टिकैत ने जरूर कहा कि इंडिया गेट के पार्कों में जुताई करेंगे, अर्थात फसल जो उगाई जाती है, कुछ लोग अगर जुताई शब्द ना समझते हो, और उन्होंने कहा कि भाई अगली तारीख तय की जाए। इस बार इंडिया गेट की तरफ के लिए एक संयुक्त किसान मोर्चा तारीख तय करे आंदोलन के लिए, मतलब अब वो इंडिया गेट की तरफ जाने के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अब ये तय करना होगा राकेश टिकैत को भी घर के अंदर। इस प्रकार की बात, हल्की बात बाहर ना निकले तो ज्यादा अच्छा है, जिस प्रकार की नरेश टिकैत ने आज का, और ये पहली बार नहीं कहा, नरेश टिकैत ने याद कर लीजिए उस समय भी आंदोलन को लगभग समाप्त नरेश टिकैत ने करा दिया था, लगभग जिस प्रकार की घोषणा, जिन शब्दों का प्रयोग किया था। अब वही बात अलग है। लेकिन दूसरी चीज, कई बार हंसी भी आती है। देखिए कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जिनका लोग गोदी मीडिया कहने लगे। मैं 2 या 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। उस समय एक चैनल जो बड़ा गलबहिया करता था राकेश टिकैत जी से, और वो उनकी ब्रेकिंग न्यूज, राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान, राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान। अब बयान सुन लीजिए। राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं गर्मी आ रही है, बिजली मांगेंगे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार से। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देगी तो दिल्ली सरकार से बिजली मांगेंगे, वो भी नहीं देगी तो अपने जनरेटर लाएंगे। अब बताओ, ये भड़काऊ बयान है। तो ये तो आज की मीडिया का हाल हो गया है साहब, अब क्या कहें। याद है ना आप लोगों को दिशा रवि, इन्हीं कुछ मीडिया ने उसको आतंकवादी तक करार दे दिया था। क्या कहेंगे अब वो चैनल और वो गोदी मीडिया आदि आदि जो कुछ भी है, जिन्होंने उसको आतंकवादी तक कह दिया था, आज उसी ही को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी और स्पष्ट कहा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला है, अभी कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं उनको कि जिनके कारण उनको, दिशा रवि को जमानत ना दी जाए। अब लेकिन एक चीज और इसमें गौर करने वाली होगी कि दिशा रवि ने अपने वकील के माध्यम से शायद 20 फरवरी को, और उसने स्पष्ट कहा था कि भाई अगर किसानों का मसला, किसान आंदोलन को या किसानों की समस्या को वैश्विक स्तर पर उठाना, गौर कीजिएगा कि किसानों के मुद्दे को या किसानों की समस्याओं को या किसान आंदोलन को वैश्विक स्तर पर उठाना राजद्रोह है, तो मैं जेल में ठीक हूं। अब क्या कहेंगे इस पर्यावरण एक्टिविस्ट के बारे में, 21 वर्षीय एक्टिविस्ट के बारे में। हमारे यहां तो एक नया चलन हो गया ना कि अगर अब कोई बात हो गई तो उसको ये खकोड़े, किस धर्म की, किस जाति की, फलाना ढिकना, वो सिर्फ इसी चीज में इल्झाने का प्रयास किया जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब कुछ जगहों पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और कुछ जगहों पर जज के विरुद्ध भी कुछ ना कुछ
अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग किया जाए। ये तो आज हालात बन गए हैं साहब। बचे हम। नमस्कार इंडिया फिर अपील करता है कि नई पीढ़ी को बचना चाहिए इन चीजों से, इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए नई पीढ़ी को। पहले आप एक वीडियो देखें। उत्तर प्रदेश का जिला बागपत पड़ता है और उसके अंदर बड़ौत क्षेत्र है। वहां पर दो पड़ोसी दुकानदारों के बीच में, जो कि चाट पानी का कारोबार करते थे, उन्होंने ग्राहक की खींचतान के चक्कर में, ग्राहक को इधर उधर बुलाने के चक्कर में किस प्रकार का उनके अंदर युद्ध छिड़ा, वो देखिए पहले। और इस युद्ध के बाद में हालांकि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। अब जानकारी आ रही कि उनको जो भी कानूनी कार्रवाई के बाद उनको छोड़ दिया गया है। कानूनी कार्रवाई लेकिन उन लोगों के विरुद्ध बहुत अवश्य हुई है, और क्योंकि मसला डिजिटल मीडिया के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बहुत ज्यादा उछल गया था। अब इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, पुलिस का कई बार रवैया समझ नहीं आता। आप ये वीडियो भी देखिए, व्यक्ति कई प्रेस वालों को अपनी बाइट दे रहे हैं, और बाइट देते देते किस प्रकार पुलिस उनको खींच कर ले गई। और आखिर के एक शब्द पर गौर कीजिएगा, बिल्कुल आखिर में आपको आवाज आ रही होगी, चड्डी उतार देंगे, जरा सुन लीजिएगा। इंदौर ने दिखाने का प्रयास किया है। ये इस तरह की स्थिति है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना, आज अगर किसी की गाड़ी में डीजल खत्म हो जाए तो उस प्रदर्शन करने की किसी को अनुमति नहीं है, और इस तरह की हरकतें की जा रही है। ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है पूरी तरह से। आघोषित आपातकाल की उतार देंगे। चलो, तो ये हाल है, ठीक है साहब। तो खैर कुल मिलाकर बात हुई कि दिशा रवि को, हालांकि मैं ये स्पष्ट करता चलूंगा, दिशा रवि को 1 लाख रुपए की जमानत मिली है, और 2 उन्हें इसी प्रकार के और मुचल के 2 लोगों से भरवाने होंगे। हालांकि जज ने अपनी जमानत में स्पष्ट किया कि भाई असहमति जो है वो राजद्रोह कदापि नहीं हो सकता। अब सरकार की नीतियों से अगर किसी को कोई असहमति है, और आज के समय में यही हो रहा है, अनेकों जगह पर हुआ कि अगर आप असहमति दर्शाते हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह, और नहीं तो जैसा चलन में इनकम टैक्स, ईडी, आरडी, दुनिया भर के कुछ ना कुछ एजेंसियों से परेशान किया जा सकता है। और जिस प्रकार इस समय आपको मालूम ही है कि वहां पर बंगाल के अंदर चुनाव, और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की भतीज बहू अर्थात उनके भतीजे की पत्नी को सीबीआई ने नोटिस किया। आज लगभग 1.5 घंटे के आसपास बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ हुई। यद्यपि सीबीआई आने से कुछ ही समय पहले ममता बनर्जी रुजिरा से मिलने गई, जो उनकी पुत्रवधू हैं, भतीज बहू हैं। ये कई बार बड़ा कहा जाता है ममता बनर्जी की बहू, ममता बनर्जी की बहू। ममता बनर्जी के पुत्र तो है नहीं, तो ममता बनर्जी की बहू नहीं, उनके भतीजे की धर्मपत्नी है, तो उसको भतीज बहू तो कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का एक कंसेप्ट, आप माहौल तैयार करें, लोगों के अंदर सोच करें, और वह ये मीडिया का काम। और यह भी चीज स्पष्ट है कि अभी जो रुजिरा को बुलाया गया है वो कोई सीधे सीधे एक्यूज के रूप में नहीं बुलाया गया। अभी तो जो भी वहां कोयले के चक्कर में, जो भी वहां माफिया गर्दी चलती है, उसको लेके किन्हीं से बात हुई, उन बातों के अंदर कहीं चर्चा में आया, उस चर्चा के स्पष्टीकरण के लिए या सूत्र जोड़ने के लिए सीबीआई ने आज रुजिरा से, अर्थात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे की धर्मपत्नी से पूछताछ की। अब भविष्य में क्या निकलता है वो बात का विषय हो सकता है। भविष्य के अंदर
कुछ बातें निकलें, हो सकता है मेन एक्यूज की लिस्ट में भी उनका नाम हो, वो भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान में आज इसी ही प्रकार की पूछताछ हुई। देखिए, आप में से कई लोग कहते हैं कि चर्चाएं बड़ी ना करें। हम फिर स्पष्ट कह देते हैं कि हम, क्योंकि प्रॉपर 1 घंटे की डिबेट, हमारा जो ये चैनल है वो ज्यादातर चर्चाओं पर, डिबेट्स के ऊपर आधारित रहेगा, तो हम उसी प्रकार, हम वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की करके और किसी भी मसले को ऐसे उछाल के हम मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं। ये जो आपके पास कार्यक्रम जा रहा है मनोरंजन के लिए नहीं, और हमें पता आने को लोग, क्योंकि अगर मनोरंजन की दृष्टि से बनाएंगे वो 2 3 4 मिनट का, तो आप लोग देखेंगे भी, फॉरवर्ड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप लोग लाखों व्यूज भी हो जाएंगे। लेकिन अगर गंभीर चर्चा होगी विषय को, तो आप लोग कितना देखते कितना नहीं, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो फॉरवर्ड करें, चाहें ना करें। क्यों कि हमने फिर कहा कि ना हम दुश्मन है सरकार के, ना पैरोकार गुनहगार के। लेकिन जो बात है, निष्पक्ष रिपोर्टिंग होगी, निष्पक्ष चर्चा होगी, और हम ना किसी दल से हमारी ना अपनी किसी से दोस्ती है, ना अपना किसी से बैर है। अब अगर कुछ लोग ये चाहें कि भाई हम बिल्कुल नतमस्तक होकर किसी राजनीतिक दल में के प्रति और तब चर्चा करें, तब बात कहें, वो तो साफ संभव नहीं है। उसके लिए तो हम क्षमा चाहिए। सोच आपकी है, जैसा आप चाहें करें। अपने क्षेत्र की खबर भेजना चाहें, नमस्कार इंडिया स्वागत करता है। आप विज्ञापन चलाना चाहें, अपने संदेश भेजना चाहें, उसका भी नमस्कार इंडिया के ऊपर स्वागत है। चलिए, मौसम बदल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि आपको पता महाराष्ट्र में फिर तेजी से लौटा है कोरोना, तो सावधानी बरतें। और इस कोरोना के संदर्भ में चलते चलते आपको पता ही है, जिम ट्रेनर रामदेव साहब, बाबा आप कहें, योगी आप कहें, जिम ट्रेनर रामदेव साहब जो हैं, उन्होंने फिर वही हरकत की। इस बार 2 मिनिस्टरों को भी लिपटवा दिया, खासतौर से हर्षवर्धन साहब, जिनसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज है। उन्होंने पहले भी जून के महीने में भी अपने, बाद में जरूर कहा नहीं ये इम्यूनिटी बूस्टर है, फलाना ढिकना, उस समय भी उसे दवा घोषित कर दिया था, अब भी दवा घोषित कर दिया, नाम WHO का ले दिया। लेकिन जब WHO का स्पष्टीकरण आ गया तो उसके बाद अब इधर उधर के बहाने नहीं, जो उनके नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स के आधार पे हमने ये दवाई लॉन्च की है, नॉर्म्स के आधार पे हमने वहां पर दवाइयां भेज रहे हैं विदेशों के अंदर, आदि आदि। और जब फिर वही बात है, मेडिकल एसोसिएशन पूछ रही है, अगर सब कुछ इस दवाई के अंदर है तो फिर कोरोना की जो इंजेक्शन और बाकी चीजें जो डेवलप की जा रही है, जो उनके रिसर्च हो रहे हैं, जो अनुसंधान हो रहे हैं, उस पर 35,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा क्यों किया जा रहा है फिर? लेकिन क्योंकि बाबा साहब बड़बोलेपन के शुरू से शिकार हैं, और अब तो वही बात है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। आयुर्वेद का प्रचार हो, प्रसार हो, मेरी देसी पद्धति है, सारी चीजें हैं, लेकिन कम से कम उसके नॉर्म्स को, जो भी उनकी नियमावली बनी हुई है किसी व्यक्ति को दवाई के रूप में देने के लिए, उन्हें उस नियमावली का तो पालन किया जाएगा। उसकी जो टेस्टिंग की रिपोर्ट्स होंगी वो सारी की सारी स्टेज कवर करने के बाद ही तो आप मार्केट के अंदर उतारेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, एक तरफ नितिन गडकरी जी बैठ गए, एक तरफ हर्षवर्धन साहब बैठ गए, मास्क लगाकर बाहर। नमस्कार।